एक परिवार में जेठानी और देवरानी अपनी सास और अपने पति के साथ रहती थी। जेठानी का नाम विमला था और देवरानी का नाम वर्षा। विमला देखने में बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी थी। वहीं दूसरी ओर वर्षा दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, जिस वजह से उसका मनोबल हमेशा कम रहता था। विमला और वर्षा में बहुत प्रेम था, लेकिन उसकी सास को वर्षा फूटी आंख नहीं भाती थी। एक दिन वर्षा रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, ए कुल्टी, आज मेरी कुछ सहेलियां घर आने वाली है। तुझे आज उनका ख्याल रखना होगा और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने होंगे। अपनी सास की बात सुनकर विमला पीछे से रसोई की ओर आती है और कहती है, जी माँ, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहें। हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। अरे विमला, तू क्यों काम करेगी? तू बस आराम कर और अपना ध्यान रख। ज्यादा काम करेगी तो तेरा रंग इस कोयली की तरह काला हो जाएगा। माँ, ऐसा मत कहिए। मैं देखने में भले ही गोरी हूँ, लेकिन वर्षा का चेहरा मुझसे काफी सुंदर दिखता है। तू चुप कर। तुझे कहा ना मैंने कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जाकर आराम कर और फिर अच्छे से तैयार होकर मेरी सहेली के पास आकर बैठ जाना। काम करने के लिए है ना ये कोयली। इतना बोलकर उसकी सास रसोई से चली जाती है। अपनी सास के ताने सुन वर्षा मन ही मन रोने लगती है। चाहकर भी वो अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकती थी, लेकिन विमला को अपनी देवरानी का दर्द दिखाई दे रहा था। वो वर्षा से कहती है, देख वर्षा, तू तो माँ जी को जानती है, उनका स्वभाव ऐसे ही है। वो बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से मखमल की तरह नरम है। वो सिर्फ तीखा बोलती है, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। आप इसलिए कह रही है क्योंकि मैं बुरा न मानूं? लेकिन भाभी, आप ही सोचिए, जिस हिसाब से वो हर वक्त मेरी बेइज्जती करती है, क्या वो सही है? आप नहीं जानती कि मेरे दिल कितना दुखता है। रमेश भी मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। अगर आप साथ ना होती तो शायद मैं यहाँ रह भी नहीं पाती। विमला वर्षा को मनाते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी देवरानी वर्षा, तुझे दुनिया जो भी कहे, मेरे लिए तो तू सुंदर ही है। विमला और वर्षा अपने सास के कहने पर अच्छा अच्छा खाना पकाकर पूरे घर साफ कर देती है और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। शाम होती है और वर्षा तैयार होने लगती है। उसका पति रमेश उसे कहता है, अच्छे से तैयार होकर जाना, थोड़ा क्रीम पाउडर भी अच्छे से लगा लेना, हल्की लिपस्टिक भी लगा लेना। मैं नहीं चाहता नीचे तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए। वैसे भी तुम्हें कहीं लेकर जाने का मन नहीं करता। अब घर पर मेहमान आ रहे हैं तो वहाँ तो मुझे भी आना ही होगा। वर्षा अच्छे से तैयार होकर अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगाती है। विमला भी तैयार होकर नीचे आती है। थोड़ी देर बाद उसकी सास की सहेलियां घर आ जाती है। अरे विमला, जरा इधर आना। विमला की सास रमा उसको अपनी सहेलियों से मिलाती है। उसकी सहेलियां विमला की बहुत तारीफ करती हैं। अरे वाह रमा, तेरी बहू एकदम दूध की तरह गोरी चिट्टी है और दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मानना पड़ेगा, पूरे मोहल्ले में तेरी बहू जितनी सुंदर कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर से वर्षा मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। तभी एक सहेली ने रमा से पूछा, ए रमा, तेरी बड़ी बहू दिखने में जितनी सुंदर है, तेरी छोटी बहू उतनी नहीं है। अपनी सहेली की बात सुनकर रमा की नजर वर्षा पर जाती है। वो उसे कहती है, क्यों रे, तुझे ढंग से तैयार होना भी नहीं आता? ये क्या अपने होठों में लगा ली है? एक तो तेरा रंग काला है, ऊपर से तूने इतनी लाल लिपस्टिक लगाई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून चूस कर आई है। सास की बात सुनकर उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। वर्षा वहां से रोकर घर से बाहर चली जाती है। चलते चलते वो एक सुनसान बिल्डिंग के पास आती है।
वर्षा को वहाँ एक स्विमिंग पूल दिखाई देती है। स्विमिंग पूल के पास जाकर वर्षा को अपनी परछाई दिखाई देती है। वो रोते रोते कहती है, भगवान, आपने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया? लोग मुझे तरह तरह के नामों से बुलाते हैं, कभी काली तो कभी कलूटी, जाने क्या क्या बुलाकर मेरा दिल दुखाते हैं। मुझे अब और ये जिल्लत की जिंदगी नहीं जीनी, मैं मरना चाहती हूँ। इतना बोलकर वर्षा वहाँ से निकल ही रही थी कि अचानक उसकी नजर स्विमिंग पूल के अंदर एक लिपस्टिक पर पड़ी। रुक जा बेटी, तेरा दर्द मैं जानती हूँ, मैं तेरा दर्द दूर करना चाहती हूँ। ये लिपस्टिक तो कितनी सुंदर दिख रही है। इतनी सुंदर लिपस्टिक तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ हाँ, आओ, मेरी लिपस्टिक को उठा लो, अपने होठों से लगा लो। वर्षा तुरंत वो लिपस्टिक अपने होठों में लगा लेती है और अपने आप को स्विमिंग पूल में देखती है। वर्षा जैसे ही पानी में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो काफी सुंदर और गोरी दिखने लगती है। ये क्या हो गया? मैं अचानक इतनी गोरी और सुंदर कैसे दिखने लगी? वर्षा के पूछते ही स्विमिंग पूल से एक आवाज आती है, चौंको मत, तुमने जो लिपस्टिक लगाई है वो कोई आम लिपस्टिक नहीं है, बल्कि एक जादुई लिपस्टिक है। दरअसल यहाँ काफी समय से कोई नहीं आ रहा था। अचानक तुम यहाँ आई और अपने आप से बातें करने लगी। तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल पसीज गया, तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हारी मदद की जाए, इसलिए मैंने तुम्हें ये लिपस्टिक दी। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम एक नेक दिल की इंसान हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदैव नेक काम किया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मुझे किसी के ताने सुनने नहीं पड़ेंगे। तुम ये लिपस्टिक अपने पास रख सकती हो, ये लिपस्टिक तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देगी। वर्षा वो जादुई लिपस्टिक अपने साथ अपने घर ले जाती है। वर्षा को देखकर घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। उसकी सास उसके इस बदलते रूप के बारे में पूछती है, ए कोयली, तू अचानक इतनी सुंदर कैसे बन गई? सास के पूछने पर वर्षा उसे सब कुछ बता देती है। सच जानकर उसकी सास उसे कहती है, मुझे माफ कर दो वर्षा, मैंने तुम्हें हमेशा खरी खोटी ही सुनाया, तुम्हारी बेइज्जती की, तुम्हें ताने दिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बातों का तुम पर इतना असर पड़ेगा कि तुम आत्महत्या करने सोच लोगी। आप माफी मत मांगो। दरअसल हमारी समाज ही ऐसा है, जहाँ लोग ऊपरी दिखावट और सुंदरता को देखते हैं। लोगों को इंसान की सीरत से ज्यादा उनकी सूरत से प्यार होता है। मैं इस सोच को बदलना चाहती हूँ। मैं ये लिपस्टिक इसलिए अपने साथ ले आई कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं भी सुंदर दिख सकती हूँ। लेकिन अब मैं ये लिपस्टिक स्विमिंग पूल पर ही डाल कर आऊंगी। मैं बस आपकी आंखें खोलना चाहती थी। आशा करती हूँ कि अब मुझे आपके और ताने सुनने नहीं मिलेंगे। वर्षा की सास और उसका पति बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने वर्षा को खुले दिल से अपना लिया। यह देख विमला बहुत खुश हो जाती है। वर्षा वो लिपस्टिक वापस स्विमिंग पूल में डाल देती है और कहती है, मुझे माफ करिए, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसकी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं ये लिपस्टिक अपने पास नहीं रखना चाहती। आज आपकी वजह से मेरा मनोबल बढ़ा। अब मैं अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझूंगी और खुद को अपनी असली रूप में स्वीकार करती हूँ। इतना कहकर वर्षा अपने होठ से वो लिपस्टिक मिटा देती है। लिपस्टिक मिटाते ही वो वापस अपने रूप में आ जाती है। मैं तुम्हारे निर्णय का आदर करती हूँ। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो इस लिपस्टिक का भरपूर फायदा उठाती। तुम दूसरों से काफी अलग हो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। भगवान की कृपा से वर्षा की अच्छी सीरत का असर उसकी सूरत पर भी सदा के लिए आ जाता है। वर्षा घर चली जाती है। उस दिन से उसकी सास और उसका परिवार उसके साथ बड़े ही प्रेम और आदर से रहने लगते हैं। एक गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था।
मुरारी के पास एक अस्तबल था। उस अस्तबल में बहुत खूबसूरत खूबसूरत घोड़े थे। मुरारी अपने घोड़ों को बहुत प्यार करता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। जल्दी जल्दी इन्हें चारा दे देता हूँ, बेचारे भूखे होंगे। मुरारी उन्हें चारा खिलाकर गांव में घूमने निकल जाता है। राशन खत्म हो गया था, इसलिए वो राशन लेने एक दुकान के पास आता है। वहाँ दो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे। अरे मंटू, क्या करूँ, तू ही बता, मेरी गाय तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। अरे पिंटू, तू चिंता क्यों करता है, जरूर कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो तेरी गाय को ले ले। मुरारी उनकी बातें सुन कहता है, जी आप लोग किस गाय की बात कर रहे हैं? अरे भैया जी, मेरे पास एक गाय है, उसी की बात कर रहा हूँ, उसे कहाँ रखूँ? क्यों, तुम्हारे घर में जगह नहीं बची है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं शहर जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और यहाँ की अपनी जमीन और घर बेच रहा हूँ। गाय भी बेचना चाहता हूँ, मगर कोई ले ही नहीं रहा है। मगर ऐसा क्यों? गांव में तो बहुत लोगों को गाय की जरूरत होती है, जरूर कोई ना कोई तुम्हारी गाय भी खरीद लेगा। नहीं भैया जी, मेरी गाय कोई नहीं खरीद रहा है, क्योंकि मेरी गाय माँ नहीं बन सकती और दूध भी बहुत कम ही देती है। कोई भी ऐसा गाय लेकर क्या करेगा? वो तो पिताजी ने उसे पाला था, इसीलिए मैंने भी इतने दिन से उसे पाल रहा हूँ, मगर अब उसका कोई काम नहीं है। ये सुन मुरारी को बहुत दुख पहुंचता है। वो सोचता है, अरे इसमें उस बेचारी गाय का क्या गलती है? कोई उसे नहीं लेना चाह रहा है तो? यही सोचकर वो पिंटू से कहता है, क्या मैं एक बार तुम्हारी गाय को देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, अभी ही चलिए। मुरारी पिंटू के साथ उसकी गाय देखने चला जाता है। मुरारी को देखते ही वो गाय मुरारी की ओर आने लगती है और आवाजें निकालने लगती है। ये तू क्या कर रही है? चल हट, मुझसे दूर होकर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं, इसे डांटो मत, कोई बात नहीं। मुरारी को वो गाय बहुत पसंद आ जाती है, इसलिए वो उस गाय को लेने का मन बना लेता है। भाई, मुझे ये गाय तो बहुत पसंद आई, बता कितने में देगा? वाह, क्या सच में आप इसे लेना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अरे ज्यादा नहीं, कोई इसे लेना भी नहीं चाह रहा है और आप इसे लेना चाह रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे इसके ज्यादा पैसे नहीं लूंगा। मुरारी और पिंटू आपस में बात कर लेते हैं और पैसे की लेन देन होने के बाद मुरारी उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। तू तो बहुत ही प्यारी है, मैं आज से तुझे प्यारी ही बुलाऊंगा। बोल, तुझे पसंद आया ना तेरा नाम? गाय जोर जोर से आवाज निकालने लगती है और मुरारी को प्यार करने लगती है। काश तू मुझे पहले मिलती। मुरारी अपने घोड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखता था और अपनी गाय का भी। धीरे धीरे मुरारी को प्यारी से बहुत लगाव हो जाता है। प्यारी, जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, खुशियां ही खुशियां हैं। तू मुझे छोड़कर कभी मत जाना। जितने लोग मुरारी से मिलने आते, सभी मुरारी का मजाक उड़ाकर चले जाते थे। इसी तरह एक दिन मुरारी का दोस्त चंद्रकांत मुरारी के घर आता है। अरे भाई मुरारी, मुझे लगता है तू बहुत समझदार है, मगर तू तो बिल्कुल नासमझ निकला रे। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मैं नहीं समझा। अरे पागल, तू ऐसी गाय क्यों अपने साथ रखे हुए है जो दूध तक अच्छे से नहीं देती है और ये माँ भी नहीं बन सकती? फिर इसे रखकर क्या करेगा? तेरा कितना समय इसके पीछे चला जाता है, उतने समय में तो तू बहुत काम कर सकता है। ये सुन मुरारी बहुत गुस्सा हो जाता है। चंद्रकांत, मैं तुझे अपना दोस्त समझता था। मुझे लगता था भले ही पूरा गांव मेरे खिलाफ हो, तू हमेशा मेरा साथ देगा, मगर आज तूने भी ऐसी बात कर दी। तुझे दिखता नहीं मैं प्यारी से कितना प्यार करता हूँ? और प्यारी की ओर देख, वो मुझे कितना प्यार करती है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। माना कि वो माँ नहीं बन सकती, माना कि वो दूध नहीं दे सकती, इसका मतलब मैं उसे अकेला छोड़ दूं? अरे अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, तुझे जो भी करना है कर, मैं जा रहा हूँ। सोचा दोस्त होने के नाते समझा देता हूँ, मगर तुझे तो कुछ समझना ही नहीं है भाई। इतना कहकर चंद्रकांत वहाँ से चला जाता है
और मुरारी प्यारी को गले से लगाकर रोने लगता है। कोई भी तुझे समझ नहीं रहा है, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ और कभी तुझे खुद से अलग नहीं करूँगा। गांव में एक तांत्रिक आता है और सभी के घरों में घूम घूम कर उन्हें आगे भविष्य के बारे में बताता है। मुरारी के घर के पास आकर कहता है, आओ बच्चे, बाहर आओ, पूछो क्या पूछना है। मुरारी को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो तांत्रिक को वापस चले जाने को कहता है। ये बच्चे, तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता है? जी, मैं सब समझ रहा हूँ, मगर मुझे माफ कीजिए, मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये सुन तांत्रिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तांत्रिक देखता है कि मुरारी गाय की अच्छे से देखभाल कर रहा है और उससे बात भी कर रहा है। अभी सबक सिखाता हूँ इसे। ये सोचकर तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये गाय इस गांव के लिए अभिशाप है। सुनो 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 गांव वालों, अगर ये गाय इस गांव में रही तो किसी का भला नहीं हो पाएगा, सभी को बहुत नुकसान होने वाला है। ये सुन गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मुरारी से कहते हैं गाय को गांव से बाहर कहीं दूर छुड़ाने के लिए। नहीं नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके यहाँ रहने से किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये तांत्रिक झूठ बोल रहा है। गांव वाले मुरारी की बात नहीं सुनते और गाय को गांव से बाहर छोड़कर आने की जिद करने लगते हैं। नहीं, मैं अपनी प्यारी को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैं खुद ही अपनी प्यारी और अपने घोड़े को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। गांव वाले मान जाते हैं। उसी दिन मुरारी अपने घोड़े और अपनी गाय प्यारी को लेकर गांव से निकल जाता है। गांव से बाहर आने के बाद उसे एक भी ऐसा जगह नहीं मिलता है जहां वो रह सके। अब मैं इन्हें लेकर कहां जाऊं? कोई भी हमें नहीं रखना चाह रहा है। घूमते घूमते रात हो जाती है। मुरारी थककर एक और बैठ जाता है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है। बिजली भी कड़कने लगती है। तभी आसमान से एक चमकीला पत्थर नीचे गिरता है। प्यारी उस चमकीले पत्थर को खा जाती है। प्यारी, चल वहां चलकर गोबर कर ले, फिर हम वापस से घर ढूंढने चलते हैं। प्यारी गोबर कर लेती है। जैसे ही प्यारी गोबर करके आती है, तभी वहां से बहुत चमकीली रोशनी आने लगती है। वहां चमकती हुई चीज क्या है? जब मुरारी वहां जाता है तो देखता है प्यारी ने जहां गोबर किया है वो गोबर सोने के गोबर में बदल गया है। ये देख मुरारी हैरान रह जाता है। ये क्या हो गया? सोने की गोबर? प्यारी, ये देख, तूने सोने की गोबर की है। मुरारी सोने को ले लेता है और उसे बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उससे एक नया घर खरीद लेता है और वहां अपने घोड़ों को और प्यारी को रखता है। अगले दिन भी प्यारी सोने का गोबर करती है। ये देख मुरारी खुश हो जाता है। तभी प्यारी कहती है, मुरारी, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा है। अब मेरी बारी है तुम्हें वो सब चीज देने का जिसकी तुम्हें जरूरत है। प्यारी, तुम मेरे लिए हमेशा खास ही रहोगी। तुम मुझे सोना दो या ना दो, तुम तो हमेशा मेरे लिए खास ही हो। इतना कहकर मुरारी प्यारी को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे मुरारी को सब कुछ मिल जाता है और वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। आसपास के गांव में भी मुरारी का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। मुरारी के गांव वालों को जब ये पता चलता है तब सभी हैरान रह जाते हैं और सभी मुरारी से मिलने आने लगते हैं। जिस तांत्रिक ने मुरारी के गाय को अभिशाप कहा था वो भी मुरारी के पास आता है। मुरारी, मुझे माफ कर दो, कृपया थोड़े पैसे दे दो, बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मगर इससे पहले तुम्हें गांव में जाकर सभी को सच बताना होगा। तांत्रिक मान जाता है और गांव आकर सभी को सच्चाई बताता है। गांव वाले सच्चाई जानकर तांत्रिक की बहुत पिटाई करते हैं और मुरारी से माफी मांगते हैं। मुरारी तांत्रिक को पैसे देकर उसकी मदद कर देता है और इसी तरह वो खुशी खुशी प्यारी और अपने घोड़ों के साथ रहने लगता है। की बात है
परियों का एक सुंदर राज्य था जहां पर लोग हंसी खुशी रहते थे। उस राज्य की महारानी का नाम था महारानी रूपवती। महारानी रूपवती बहुत ही शक्तिशाली परी थी जिन्हें हराना बहुत मुश्किल था। एक दिन वो अपने सेनापति और अपनी सेना के साथ कहीं से आ रही थी कि तभी अचानक महारानी रूपमती को बच्चों के रोने की आवाज आई। रथ रोको। क्या हुआ रानी जी, आपने रथ क्यों रुका दिया? मुझे नदी की ओर से बच्चों के रोने की आवाज आई। क्या सेनापति, तुम्हें भी कोई ऐसी आवाज सुनाई दी? अरे नहीं महारानी जी, मुझे तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। यहाँ सुनसान जंगल में बच्चे कैसे आएंगे? महारानी रूपमती को वहां से ऐसे चले जाना ठीक नहीं लगा। वो अपने सेनापति के साथ उस नदी की ओर जाती हैं। तभी उन्हें नदी के किनारे दो सुंदर जुड़वा बच्चियां दिखती हैं। अरे, इतनी प्यारी बच्चियों को यहाँ कौन छोड़ गया? मैं इन्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकती। महारानी रूपमती की बच्चियों को देखकर उनकी ममता जाग उठी और वो उन बच्चियों को अपने साथ अपने महल में ले आती हैं और अपने ही साथ रखने का निर्णय लेती हैं। महारानी रूपमती दोनों बच्चियों का नामकरण और उनका भविष्य जानने के लिए दिव्य परी को बुलाती हैं। दिव्य परी लोगों को देखकर उनका भविष्य जान लेती है। तभी दिव्य परी वहां प्रकट हो जाती है और वो एक बच्ची का नाम रखती है नैना और दूसरी का सुनैना। महारानी रूपमती दिव्य परी को नैना और सुनैना के भविष्य जानने के बारे में कहती हैं। दिव्य परी जैसे ही नैना के सिर पर हाथ रखती है, वो जान लेती है कि वो कभी नहीं उड़ सकती। महारानी रूपमती, नैना को पिछले जन्म में एक श्राप मिला था। इस वजह से वो इस जन्म में उड़ नहीं सकती। ये कहते ही बस दिव्य परी वहां से गायब हो जाती है। महारानी रूपमती ये सुनकर दुखी हो जाती है, मगर वो ये बात भुलाकर उनका पालन पोषण करने लगती है। वो नैना और सुनैना को अपने से कभी दूर नहीं रहने देती और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। माँ, माँ। महारानी रूपमती नैना और सुनैना के मुंह से पहली बार माँ शब्द सुन के उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब भी महारानी उन दोनों के साथ होती तो वो बहुत खुश रहती। इतनी खुशी महारानी रूपमती को आज तक नहीं मिली जितनी दोनों बच्चियों के साथ रहने पर मिलती है। महारानी रूपमती ने नैना को भी कभी ना उड़ने की कमी खलने नहीं दी। अरे देखो तो, हमारी महारानी कितनी अच्छी है। इन अनाथ बच्चियों को अपना लिया और अब उनका ध्यान भी रखती हैं। हाँ, सही कहा तुमने। महारानी रूपमती को मैंने आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा जितना नैना और सुनैना के साथ देखती हूँ। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। नैना और सुनैना भी बड़ी हो जाती हैं। नैना जितनी सीधी थी उतनी ही सुनैना नटखट। एक दिन सुनैना नैना के हाथ से उसकी छड़ी ले लेती है और भागते भागते महारानी रूपमती के पीछे छुप जाती है। देखो ना माँ, सुनैना ने मेरी छड़ी चुरा ली। इससे मेरी छड़ी दिलवाओ। मैं नहीं दूंगी। हिम्मत है तो मेरे से लेकर दिखा। क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ती रहती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो सुनैना। चलो अभी नैना की छड़ी दो। लेकिन किसी को क्या पता था कि जल्द ही उनकी खुशियों पर किसी की नजर लगने वाली है। राजा भूपति नाम का एक राजा था। महारानी रूपमती के राज्य पर उसकी नजरें थीं। वो वहां का सम्राट बनना चाहता था और सारी परियों को अपने वश में करके उनकी शक्तियों से विश्व का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनना चाहता था। उसने अपने खबरी संजय को महारानी रूपमती और उनकी दोनों बेटियों पर नजर रखने के लिए भेजा हुआ था। संजय दिन भर उन पर नजर रख रहा था। नैना बड़े होने के साथ बाकी परियों को उड़ता देख उसको बहुत बुरा लगता। जब भी वो दुखी होती तो वो फूलों के बगीचे में रहती।
संजय को इस बात का पता लग जाता है कि नैना उड़ नहीं सकती। ये बात बताने के लिए वो अपने राजा भूपति के पास जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। जल्द ही आप परियों के राज्य पर कब्जा करके वहाँ के सम्राट बनने वाले हो। मगर कैसे संजय? महारानी रूपमती के होते हुए हम ऐसा नहीं कर सकते और उन्हें हराना भी असंभव है। महाराज, मैं जानता हूँ, मगर हम महारानी रूपमती को बल से नहीं, छल से हराएंगे। महारानी रूपमती अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करती है और उनकी बेटियां ही उनकी कमजोरी है। उनकी एक लड़की उड़ नहीं सकती। मैं उसे अपने वश में करके वहां की रानी बनाकर महारानी रूपमती को उसी के राज्य से बाहर निकलवा दूंगा। वाह संजय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। अगर एक बार हमने रानी रूपमती को वहां से बाहर निकलवा दिया तो मुझे वहां का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हा 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 हा। एक दिन ऐसे ही हर बार की तरह नैना फूलों के बगीचे में बैठी हुई थी। इस बात का फायदा उठाकर संजय एक सुंदर हिरन का रूप बदलकर नैना के पास आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर हिरन है। नैना हिरन को अपने हाथों से फल खिलाती है। परी नैना, मुझे फल खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या, तुम बोल सकते हो? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई हिरन हूँ। मैं लोगों की आंखों में देखकर उनके बारे में जान जाता हूँ। अच्छा, तो मेरे बारे में भी कुछ बताओ। नैना जैसे ही संजय की आंखों में देखती है, वो उसके वश में आ जाती है। संजय भी अपने असली रूप में आ जाता है। अब मैं तुमसे जैसा करने को कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम नहीं करती, वो तुम्हें कमजोर परी समझती है, इसलिए वो तुम्हारी बहन को रानी बनाने वाली है। तुम्हें वहां की रानी बनना होगा। वो तुम्हारा भला बिल्कुल नहीं चाहती। महारानी रूपमती को इस राज्य से बाहर निकलवाना होगा, तभी तुम एक शक्तिशाली परी बन पाओगी। संजय नैना को पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। वो नैना को महारानी रूपमती के पास ले जाता है। माँ, आज आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। आप किससे ज्यादा प्रेम करती हैं? नैना, आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम बीच में मत बोलो सुनैना। बोलो माँ, तुम किससे अधिक प्रेम करती हो, मुझसे या सुनैना से? महारानी रूपमती को नैना का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत बुरा लगता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नैना ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। बेटा, मैं तो तुम दोनों से ही एक जैसा प्रेम करती हूँ, मगर तुम्हें आज क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? नहीं माँ, तुम झूठ बोल रही हो। आप मुझसे प्रेम नहीं करती। अगर आप सही में मुझसे प्रेम करती तो आप सुनैना को रानी बनाने के बारे में नहीं सोचती। नहीं नैना, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती तुम्हारे बारे में, बल्कि मैं तो तुम दोनों को रानी बनाने के बारे में सोच रही हूँ। नहीं माँ, मुझे अकेले ही रानी बनना है, नहीं तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हें रानी का पद दे दूंगी। फिर महारानी रूपमती नैना को रानी बना देती है। नैना रानी बनते ही महारानी रूपमती और सुनैना को राज्य से बाहर निकाल देने का आदेश दे देती है। सेनापति भी रानी के आदेश से बंधा हुआ था। उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा करना पड़ा। नैना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जिस माँ ने तुम्हें पाला और इतना ध्यान रखा, आज तुम रानी बनने के बाद उन्हें ही अपने राज्य से निकाल रही हो। नैना संजय के जादू में पूरी तरह से वश में थी। उसने सुनैना की एक ना सुनी और उन्हें राज्य से बाहर निकलवा दिया। एक पेड़ के पास बैठकर महारानी रूपमती रो रही थी। मेरे ही पालन पोषण में कुछ कमी रह गई होगी, जो मुझे आज ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। नहीं माँ, आप रो मत, मैं हूँ तो आपके साथ, मैं आपका ख्याल रखूंगी।
क्योंकि संजय के जादू से नैना ज्यादा देर तक वश में नहीं रह सकती थी। इसीलिए महारानी रूपमती के बाहर निकलते ही राजा भूपति ने उनके राज्य पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। सैनिकों, एक एक करके सारी परियों को बंदी बना लो। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे राजा भूपति के सैनिक परियों को बंदी बनाते जा रहे थे। नैना पर संजय का वश करने वाला जादू अब खत्म हो चुका था और वो होश में आ जाती है। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? जल्दी से किसी को माँ और सुनैना को ढूंढने के लिए भेजना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नैना और उसकी सारी सेना राजा भूपति की सेना से लड़ने में जुट जाती है, मगर महारानी रूपमती के बिना उनकी सेना उतनी शक्तिशाली नहीं थी। धीरे धीरे उनकी सेना खत्म होती जा रही थी। दूसरी ओर दिव्य परी महारानी रूपमती और सुनैना के सामने प्रकट होती है और उनको सारी बातें बताती है। महारानी रूपमती और सुनैना जल्दी से वहां पहुंचती हैं। महारानी रूपमती, नैना और सुनैना मिलकर राजा भूपति की सेना को परास्त कर देती हैं और सारी परियों को राजा भूपति से बचा लेती हैं। महारानी रूपमती के आते ही राज्य में फिर से खुशी का माहौल आ जाता है। माँ, सुनैना, आप सब मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने आपको कितना भला बुरा कहा होगा। महारानी रूपमती और सुनैना नैना को माफ कर देते हैं और वो सब पहले की तरह हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।